कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा उसमें आपके गणित के चैप्टर 1 से लगा के लास्ट वाला जो चैप्टर आपका सांख्यिकी वाला, वहाँ तक सारे पूरी जो प्रश्नावलियाँ हैं वो आने वाली हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आप जो अच्छी प्रकार से और तैयारी कर सकें। और भी आप जो टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आप 49 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। बाकी आप अपने व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी आपको सवाल समझ में नहीं आया तो मुझे भेज देना, उसको सोल्यूशन में आपको करवा के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो पहला जो चैप्टर आपका मैथ्स का वो ये है संख्या पद्धति। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला चैप्टर आपका ये है संख्या पद्धति, जिसमें आपने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा होगा। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर जो होता है वो क्या होती है। यानी कि एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या आपके अपरिमेय है। इन दोनों का योग या फिर अंतर करेंगे तो ये जो नई संख्या बनेगी ये कौन सी संख्या होगी। तो याद रखना बच्चों, जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की जोड़ बाकी करते हैं तो उत्तर जो आता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या इसका उत्तर रहेगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता, उसको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये बात थोड़ी सी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसका उत्तर अपरिमेय संख्या रहेगा। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह कैसा होता है। तो परिमेय संख्या को q से लिखते हैं, रेशनल नंबर होता है, और अपरिमेय संख्या को s से लिखा जाता है या t से लिखते हैं। इन दोनों से जो नंबर बनेगा उसको रियल नंबर कहा जाता है, उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या इसका उत्तर रहेगा। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के जो संख्या बनती है उसका संख्याओं का जो संग्रह होता है उसको अपन वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों याद रखना, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इन्फिनिटी आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इनमें से जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, W से लिखते हैं इसको। 0, 1, 2, 3 ये सभी आपके पूर्ण संख्या है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये पूर्ण संख्या है और ये 0 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके 0 हो जाएगी। आपसे पूछेगी सबसे छोटी, आपको अभाज्य संख्या पूछेगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो फिर आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है 11, 13, ये आपकी अभाज्य संख्या है। इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी 2 हो जाएगी और विषम की पूछे तो फिर आपको 3 कर देना है। सम एकमात्र अभाज्य संख्या केवल 2 है, बाकी सारी सारी विषम है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान वाला, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। तो एक अद्वितीय बिंदु होता है, ये आपको याद रखना है, एक अद्वितीय बिंदु होता है। एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत, अनवसानी या फिर आवर्ती होता है। तो शांत है या आवर्ती है तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो एक परिमेय संख्या इसका उत्तर रहेगा। जो परिमेय संख्या होती है इसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो जाएगा या फिर इसका आवर्ती रहेगी, रिपीट होता रहेगा। यानी कि जो 3 के ऊपर बार लगा रखा है इसका मतलब इसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, याद रखना। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। क्या होता है, इसका अशांत अनावृत्ति होता है। तो याद रखना, अशांत अनावृत्ति होता है। अगला प्रश्न आपके 100 की घात 1/2 और उसकी घात 2 है। तो आपको घात की घात को पता ही है कि घात की घात जो होती है वो गुणा होती है। तो 1/2 और 2 गुणा हो जाएगा, फिर 2 को 2 से काट देंगे तो 100 की घात 1 बचेगी। 100 की घात 1 का मतलब इसका उत्तर 100 आएगा। तो मान कितना आएगा इसका, 100 आंसर आएगा। आपको बताना है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको कि 32 की घात 1/5 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, कमेंट करके आंसर बताना। देखें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। फिर कुछ सवाल दूसरी प्रश्नावली के देख लेते हैं। दूसरी प्रश्नावली का नाम है आपकी अध्याय 2 बहुपद वाली। देखो दूसरी प्रश्नावली भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है बच्चों। अगर आप जो टेस्ट से लेना चाहते हैं तो आप 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और टेस्ट में जो टॉप 3 बच्चे रहेंगे
टेस्ट सीरीज वाले उन टॉप 3 बच्चों को आपके रिजल्ट आने के बाद में मेरी ओर से आपको 1100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो आपका भी सपना इस बार अगर 49 रुपये में ये टेस्ट सीरीज लेके 1100 रुपये प्राप्त करने का, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो ये सपना है वो भी पूरा होगा। तो अध्याय 2 को देख लेते हैं। अध्याय 2 है आपका बहुपद वाला, पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा एक बहुपद है? तो बहुपद कौन सा हो जाएगा? तो बहुपद का मतलब जिसकी घात जो होती है, बहुपद की घात वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद की घात कैसे होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन आपके अपरिमेय नहीं होना चाहिए। जैसे किसी की घात 1/2 नहीं होनी चाहिए, 1.5 नहीं होनी चाहिए, ऐसे माइनस में घात नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए घात के रूप में, है ना। तो ये अंडर रूट का मतलब घात होती है 1/2। किसी के ऊपर घात लगी हुई है, ये x अंडर रूट है, तो इसका मतलब x की घात 1/2 है। तो याद रखना, अंडर रूट का मतलब घात आधी होती है, 1/2 घात होती है। तो ये वाला तो कट जाएगा, इसमें ये वाला भी कट जाएगा। इसके बटे में देखो घात 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस का 2 हो जाएगा, तो x की घात -2 हो जाएगा। तो ये भी इसमें नहीं रहेगा। तो फिर इसका जो उत्तर है वो आपके कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला उत्तर इसमें सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, इस बहुपद की घात बताने की घात कितनी है? तो बहुपद में जो चर होता है इसकी बड़ी से बड़ी घात देखते हैं। चर क्या है? x है। और x में बड़ी घात आपको क्या दिख रही है? x में सबसे बड़ी घात जो दिख रही है इसमें आपको देखो इसका तो मतलब कुछ है नहीं, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बचा हुआ x की घात 4, x की घात 1, तो x की घात 4 इसमें बड़ा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 4 घात हो जाएगी। तो इसका उत्तर कितना करेंगे? 4 घात करेंगे। इसका मान ज्ञात करना आपको 2√2 पे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2√2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू इसका भी मान आपकी 2√2 ही है, और प्लस में आपका 1 है। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, और प्लस में 1। 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 1, 8 में से 8 गया तो 0 + 1 बराबर 1 उत्तर आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। तो 1 आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऐसे इसका आंसर आपको निकाल लेना है। बहुपद है तो आपको px और p - x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x का मान देख लेते हैं। x का मान कितना आएगा आपके? x का जो मान है वो x बराबर तो लिखना आपको, इसमें x लिखना है ना, तो x बराबर तो ये रहेगा, -x लिखेंगे तो x + 3, और दूसरा लिखेंगे माइनस का x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x और फिर आपके प्लस के 6 3, तो ये x से x कट जाएगा और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके? 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2, तो -5/2 आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। फिर आपके अगला सवाल है कि इसका मान कितना होगा? तो ये a² - b² है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस करेंगे तो ये 7 वाला आएगा। ठीक है, तो 249 + 248 ये प्लस करेंगे, और 249 - 248 करेंगे। ये तो 8 और 16 17 हासिल का 1, 8 और 1 9, और 2 और 2 497 इंटू 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 497। ये क्यों लगाया मैंने? यहाँ पे एक फॉर्मूला है a² - b², इसको क्या लिख सकते हैं? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a + b और a - b के हिसाब से इसका उत्तर 497 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ये एक सीधा फॉर्मूला है। अगर a + b + c का मान ज्ञात करना हो और abc अगर 0 है तो ये 3abc के बराबर आता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3abc आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 5 × 2 -4 × 2 की घात 2 + 3, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -4 और 2 की घात 2 4 हो जाएगा, और प्लस में 3, तो 3 और 10 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 2 4 चौ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 13 में से 16 घटाएंगे तो -3 बचेगा,
माइनस का 3 आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है, अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव होती है। तो अशून्य जो अचर बहुपद होता है इसकी घात हमेशा 0 होता है। कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे माइनस का 1 है। एक का गुणनखंड ये है तो इसमें x बराबर माइनस का 1 लिख के इसमें मान ज्ञात कर लेंगे इसका, वो इसका दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। ठीक, इसका भाग लगाएंगे तो दूसरा गुणनखंड भी आ जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, इसमें आपको ए को बी से मिलान करना है। 2 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले की सहायता से इसको मिलान कर लेना है। तो इसमें आपके मेन तो ये वाला दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला। एक आपकी इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 बराबर लिखेंगे शून्य, तो एक्स बराबर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो ये आपके एक्स बराबर माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपके घात बतानी है इसकी, तो इसकी घात कितनी है? 4 हो जाएगी। इसका शून्य ज्ञात करना है तो 5x प्लस 2 बराबर शून्य लिखेंगे, तो 5x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर माइनस के 2/5 आएगा। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर आपके तीसरा है, इसमें आपके निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको बताने कि कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। जो y अक्ष पर स्थित होगा तो उसमें x बराबर कितना आएगा? 0 होगा। ये याद रखना, जो x बराबर 0 है तो वो y अक्ष पे होगा। तो x बराबर 0 केवल आपके ए ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके, ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? तो ये देखो चतुर्थांश बना लो, ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये तृतीय और ये फोर्थ। पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x माइनस वाई प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में x प्लस वाई माइनस। ये x प्लस वाई माइनस तो ये चौथे में हो जाएगा, तो इसका उत्तर अपन चतुर्थ करेंगे। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको बताना है, जैसे ये सवाल दे रखा है, ये 1,2 दे रखा है, ये बिंदु P है, इसकी एक तो भुज बतानी है, इसका भुज कितना होगा, और एक इसकी कोटि बतानी है, इसकी कोटि कितनी होगी। अगला प्रश्न है, x ये बताना बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित है या कहाँ पे स्थित है? तो 0,4 है। अब इसमें x का मान कितना है? 0 है, तो ये कौन सी अक्ष पे होगा? ये y अक्ष पे होगा। जब x बराबर 0 तो वो y अक्ष पे हो जाएगा, और y बराबर 0 है तो वो x अक्ष पे हो जाएगा। इसका मतलब ये y बराबर 0 है तो वो x अक्ष पे होगा, और x बराबर 0 तो वो y अक्ष पे होगा। फिर आपके अगला सवाल है, ये बिंदु किस चतुर्थांश पर स्थित है? x माइनस है, y प्लस है। x माइनस वाई प्लस ये आपके दूसरे में आता है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? द्वितीय कर देंगे, दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, ये कहाँ पे स्थित है? इसमें देखो y बराबर 0 है, जब y बराबर 0 तो ये x अक्ष पे होगा, तो इसका उत्तर x अक्ष कर देंगे। इनमें से कौन सा बिंदु x अक्ष पे है? तो x अक्ष पे होगा तो इसका में y का मान 0 हो जाएगा, उसी को x अक्ष पे लेंगे, तो इसमें देखो ये वाला बिंदु y का मान इसमें 0 है, तो इसका उत्तर ब वाला हो जाएगा। ये आपके पहले चतुर्थांश में हो जाएगा, ये भी आपके पहले में हो जाएगा, ये आपका x अक्ष पे हो जाएगा, ये y अक्ष पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का मान 0 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखनी है। तो देखो मूल बिंदु के निर्देशांक तो बच्चे को याद होना चाहिए, क्या है ओरिजिन के? तो 0,0 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बिंदु की भुज का मान बताएं, तो भुज का मान क्या होता है? x जो निर्देशांक होते हैं, x ऑर्डिनेट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है। तो x का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। कोटि क्या होती है? तो कोटि हमारा y का मान होता है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। निर्देश अक्ष तल को कितने भागों में बांटते हैं? जिसको चतुर्थांश कहते हैं, तो उसको चतुर्थांश यानी कि 4 भागों में बांटता है। दोनों माइनस के तो किस चतुर्थांश में होंगे? तो ये आपके थर्ड में होंगे, तृतीय चतुर्थांश में होंगे। दोनों प्लस के तो कहाँ पे होंगे? ये आपके प्रथम चतुर्थांश में होंगे। x माइनस वाई प्लस तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और ये y का मान 0 है तो ये कौन से अक्ष पे होगा? वो x अक्ष पे होगा। x का मान 0, इसका मतलब कौन से अक्ष पे होगा? वो y अक्ष पे होगा। तो इस प्रकार से आपके दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। फिर आपके मिलान करने वाला है, इसमें आपको बताना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक तो सीधे आप मिला लो 0,0 से। 3,5 की कोटि बतानी, तो इसमें y के मान को कोटि कहते हैं, तो y का मान 5 है, इसमें कोटि बराबर 5।
फिर आपको बताना है कि ये x माइनस वाई प्लस कहाँ पे होगा, तो x माइनस वाई प्लस ये सेकंड में होता है, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। इस सेकंड वाले को इससे मिलान कर लेंगे। फिर आप क्या आएगा कि भुज तो दे रखा है लेकिन कोटि का मान 0 है, तो जब कोटि का मान 0 यानी कि इसमें y का मान 0 है तो वह कौन से x पे हो जाएगा, वो भुज x अक्ष पे हो जाएगा। इसका उत्तर x अक्ष कर लेंगे। दोनों ही प्लस के हैं तो कहाँ पे होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से पूरा आपको मिलान कर लेना। फिर आपके सत्य असत्य बताने हैं, तो मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं। सही बात है, भुज भी 0 और कोटि भी 0 ही होता है, सत्य बात है। वाई अक्ष पे भुज शून्य नहीं होता है, गलत है ये। वाई अक्ष जो होगा उसमें तो जो x का मान है वो 0 होता है, तो ये आपके असत्य हो जाएगा। x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा 0 होती है। सही बात है, x अक्ष पर हैं तो उसमें y बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो y का मान 0 होगा तो कोटि का मान अपने आप ही 0 है, तो ये वाला सत्य है। दोनों प्लस के तो वे प्रथम चतुर्थांश में होंगे, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। x माइनस वाई प्लस है तो ये किसी अक्ष पे नहीं होगी, किसी चतुर्थांश में होता है, तो ये वाला y अक्ष पे नहीं होगी, ये आपके दूसरे चतुर्थांश में होगा, ये इसलिए ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में स्थित बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। तो क्षैतिज रेखा तो कहा जाता है x अक्ष, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाता है y अक्ष। बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो x प्लस वाई माइनस चौथे में होगा, तो इसका उत्तर करेंगे चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु की x अक्ष से दूरी बतानी, जब भी x अक्ष से दूरी पूछें तो आपको y का मान लिखना है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, y का मान 5, यानी कि इसमें 5 का इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, 5 का आंसर होगा। ये बिंदु में y का मान 0 तो कौन से x पे होगा, ये हो जाएगा आपका x अक्ष पर। ठीक है, और इसमें x का मान 0 तो ये कहाँ पे होगा, ये वाला आपके y एक्सिस पे रहेगा। तो ये एक एक शब्द में आपको उत्तर ऐसे देना। चौथी प्रश्नावली जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये समीकरण दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5, तो ये इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी, क्योंकि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट आपके समीकरण के लिए कौन सा एक हल है, तो मान लिख के देख लो किससे उत्तर आपके 4 आ रहे हैं, जिससे भी उत्तर इसका 4 आ जाएगा वही हमारा हल हो जाएगा। जैसे ये वाला x का मान 4 माइनस 2 इंटू वाई का मान 0 बराबर 4 आने चाहिए इसको हल करने पे। तो 4 माइनस 2 को 0 से गुणा की तो 0 बराबर 4, 4 में से 0 गया तो 4 आ रहा है उत्तर, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4,0 आंसर रहेगा। तो ए वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। ये y बराबर आपका रेखा है a, y का मान इसमें a है। तो ये कहाँ पे कौन सी एक सरल रेखा बनेगी, तो y बराबर अगर a है तो ये आपके x अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, y बराबर a का मतलब ये x अक्ष है और y का मान 2 ले लिए, तो ये 2 इसकी जिस ग्राफ ये बनेगा, और ये वाला जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष के समांतर है, x एक्सिस के पैरेलल है ये, तो इसका उत्तर आपके x अक्ष के समांतर रहेगा। समांतर ये समीकरण आपके ये के रूप में समीकरण को क्या कहेंगे, तो ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, तो इसको क्या कहेंगे, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इनकी जो चर है इसकी घात 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहा जाएगा। x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो वो कौन सी रेखा का समीकरण है, वो आपके y अक्ष का समीकरण हो जाएगा। x बराबर 0 का मतलब वो y अक्ष का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जोड़ी से मिलान करना है। y अक्ष का समीकरण है, इसका मतलब x बराबर 0 है और x अक्ष का समीकरण बराबर y बराबर 0 है। फिर आपके तृतीय चतुर्थांश में कौन होता है, जब दोनों माइनस में होंगे, तो दोनों माइनस में आपके ये दे रखे हैं। y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, तो y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, इसका मतलब वो x बराबर मान दे रखा होगा, तो x बराबर 1 आलेख है। y अक्ष के समांतर मतलब x बराबर 1 आलेख है। मूल बिंदु के निर्देशांक तो आपको याद ही है, वैसे 0,0 इसका उत्तर रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। फिर आपके अगले प्रश्नावली में ले रहा हूँ, ये 12वीं प्रश्नावली जो कि आपके सांख्यिकी वाली बच्चों, आपकी प्रश्नावली वार्षिक के हिसाब से 25 नंबर की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपको सारे जो वार्षिक परीक्षा के पेपर वगैरह सारे मिल जाएगा ऐप के अंदर। आप ज़रूर जिन बच्चों ने टेस्ट ले लिए, आपके जो मॉडल पेपर डाल रखे हैं उनको सोल्व करना है बार बार, ताकि आपके जो पूरा समय से पूरा का सपना आप पूरा कर सकें और वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकें और 10वीं बोर्ड की भी तैयारी आपके अच्छे से आपके हो पाएगी।
पहला प्रश्न आपके सामने है सांख्यिकी वाला। इसका आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, क्लास मार्क कैसे ज्ञात करते हैं। क्लास मार्क ज्ञात करने के लिए आपको लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा और इसमें जोड़ेंगे उच्च सीमा को, और फिर इसमें 2 का भाग लगा देंगे। निम्न सीमा कितना है, 90 है, 90 लिख लेंगे, प्लस उच्च सीमा कितना है 120 है, और बटे में 2 आ जाएगा। देखो दोनों की जोड़ करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 210। कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो 105 उत्तर आएगा। तो 105 कहाँ पे दे रखा है, 105 बी वाले उत्तर में दे रखा है, यही इसका उत्तर रहेगा। इसमें ये तो निम्न सीमा है 90, तो 120 ऊपरी सीमा है। वैसे आगे भी हो सकता है, जैसे 120 और 140 हो, तो ये फिर आपकी निम्न सीमा हो जाएगी और ये फिर आपकी उच्च सीमा हो जाएगी। इन दोनों का आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना देगी। कितना आंसर आता है इसके देखा जाए, आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है, रेंज परास ज्ञात करनी है। परिसर ज्ञात करने का एक ही तरीका है कि सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को माइनस कर दो, घटा दो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ा मान कितना है, तो बड़ा मान दिख रहा है मेरे को 30 ना, 30 से और कोई बड़ा इसमें दिख नहीं रहा, 32 है, सॉरी 32, तो और 32 से कोई बड़ा है नहीं, तो 32 में से सबसे छोटा मान इसमें से घटाएंगे तो 8 है, और 8 से भी छोटा 6 है, तो 6 घटा देंगे, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और 2, तो इसका उत्तर कितना आएगा 26 आएगा। 26 आपके डी वाले उत्तर में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके ये है कि एक बंटन का मध्य बिंदु आपके 10 हैं, उसकी चौड़ाई आपके 6 हैं, तो निम्न सीमा कितनी होगी। तो अगर मध्य बिंदु आपके 10 हैं तो 20 की संख्या दे रखी है आपकी, ये वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु होता है। जैसे 90 और 120, इनका जो मध्य बिंदु है वो आपके 105 है। इसका मतलब इन दोनों की जोड़ का आधा है 105। कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बीच का अंतर कितने का है, तो इनके बीच में 30 का अंतर, कितने का अंतर है 30 का अंतर है ना, तो ये 30 का अंतर है, तो 30 का करेंगे आधा, तो 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब इसमें से तो 15 घटा लो तो ये आ जाएगा, और 105 में 15 जोड़ लो तो 120 आ जाएगा। तो ये मध्य मान का एक तरीका होता है। तो हमें ये दे रखा है कि इसका जो मध्य बिंदु 10 है और इसकी चौड़ाई, जैसे इसमें 30 है, इसकी चौड़ाई कितनी 30 है, 120 में से 90 गए तो 30 बचेंगे। वैसे आपको इसकी चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 इकाई दे रखी है, तो अब 6 का आधा करना पड़ेगा तो 3 आ जाएगा। अब 3 इसमें से घटाएंगे, 3 इसमें से घटाएंगे तो 7 आएगा, और 3 इसमें जोड़ेंगे तो वो आपकी कितना आएगा 13 आएगा। अब ये पूछ रहा है इसमें आपके निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर कौन सी हुई, ये वाली हो जाएगी। 10 और 3 को घटाएंगे तो 7 उत्तर आएगा, घटाने पे निम्न सीमा और जोड़ने पे उच्च सीमा आएगी। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसकी जो निम्न सीमा वो कितनी होगी 7 उत्तर रहेगा कि निम्न सीमा कितनी आएगी 7। अगला प्रश्न है, विज्ञान जो प्रदत्त आंकड़ों के संकलन विश्लेषण निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। इसको सांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी कहा जाता है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों तथा आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से हो सकते हैं, इनको क्या कहेंगे, तो इनको कहा जाता है आंकड़े। क्या कहते हैं, इनको आंकड़े कहा जाता है। जब किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हो तो निम्न में से आंकड़े प्राप्त किए गए हो तो इन आंकड़ों को क्या कहेंगे, तो इनको कहेंगे अपन द्वितीयक आंकड़े। क्या कहेंगे, द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। अगला प्रश्न आपकी यह है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9, इन सब की जोड़ करके फिर 5 का भाग देना है। तो 5 की जोड़ जो है वो 25 हो जाएगी, बटे में 5, इन 500 की जोड़ 25 होगी, 5 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा आपके 5। ठीक है, तो माध्य कितना आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे 5 करेंगे। आपको प्रथम 5 एक तो सम संख्या का बताना है, एक विषम संख्या का बताना। विषम का तो बता दिया, अभाज्य का बता देना, अभाज्य संख्या का। ठीक है, सम, अभाज्य और एक आप दोनों इसका माध्य ज्ञात करके आपको आंसर कमेंट करना है। अगला जो प्रश्न आपके है कि बारंबारता का वर्ग चिन्ह ये दे रखा है, इसमें वर्ग चिन्ह 20 के संगत वर्ग कौन सा होगा। 20 किसके बीच में आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है सवाल में, 20 पूछा जा रहा है। तो 20 तो देखो इसमें भी 20 ही आ रहा है, इसमें भी 20 है और इसमें 20 से आ रहे हैं, तीनों में तो 20 ही आ रहे हैं। इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा वर्ग 20 के संगत नहीं है, तो नहीं फिर आपका ये वाला हो जाएगा।
बाकी तीनों के उत्तर निकालोगे तो 20 ही आएगा। इसका भी 20, इसका भी 20। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 को किस में सम्मिलित करेंगे, तो ऊपर वाले में सम्मिलित कर लेंगे, यानी कि ऊपरी सीमा में। तो आपके हो जाएगा 10 से 20। फिर आपके कुछ मिलान करने वाले हैं। तो माध्य, माध्यक और बहुलक क्या है, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, उसको बहुलक कहते हैं। आंकड़ों का औसत माध्य होता है। वितरण में आरोही या अवरोही क्रम में करने पर मध्य का जो मान होता है उसको माध्यक कहते हैं। और इनका माध्य ज्ञात करना है तो 5, 6, 7 का जो माध्य इन तीनों की जोड़ करके 3 का भाग देना है। तो तीनों की जोड़ करके 3 का भाग देंगे तो इसमें आपके आंसर आएगा ये 18। ठीक है, तो 18 में भाग देंगे 3 का तो उत्तर आ जाएगा आपके 6। तो इसकी जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, आपके 6 आंसर आएगा। इसका आपको माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के लिए गिनती लिखेंगे 1, फिर 1 के बाद में आएगा 3, 3 के बाद में 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब बीच में कौन आ रहा है, तो अब बीच में आपका 5 आ रहा है। 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, आपके 5 आ जाएगा। उच्च सीमा बतानी इसकी, तो 60 इसकी उच्च सीमा हो जाएगी, तो इसका उत्तर 60 हो जाएगा। निम्न सीमा कितनी है, तो 50 इसकी निम्न सीमा हो जाएगी। तो ऐसे आपको पूरी जोड़ी को मिलान कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर आपके अध्याय 10 हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है, ये देखो 10वीं प्रश्नावली 10 नंबर की है। तो त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी है, तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। एक त्रिभुज है इसकी एक भुजा ए है, दूसरे बी है, तीसरे सी है। तो इसका परिमाप जो होता है पेरीमीटर, वो तो आपके ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये तो परिमाप है इसका। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब आधा, परिमाप में क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे, तो इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर रहेगा। किसी त्रिभुज का आधार 12 सेमी का है और शीर्ष लंब 8 सेमी का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो शीर्ष लंब मतलब इसकी ऊंचाई है, आधार इसका 12 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई। शीर्ष लंब के 2 या त्रिभुज की ऊंचाई एक ही बात है, 1/2 इंटू आधार आपके 12 है और शीर्ष लंब इसका 8 है। 2 के 12 से 8 कटेंगे 4 बार, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 इसका उत्तर रहेगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो हीरोन का सूत्र इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जाता है बार बार। तो ये वाला फॉर्मूला आपके हीरोन का सूत्र हो जाएगा √S कोष्ठक S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, तीनों कोष्ठक के बीच में आपके मल्टीप्लाई है, गुणा है इनके बीच में। अगला प्रश्न आपके सत्य असत्य बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है आपके विषम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल S √S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है। सूत्र तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अंडर नहीं है, इसलिए ये वाला असत्य हो जाएगा। और हीरोन का सूत्र केवल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। केवल समांतर चतुर्भुज में नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये वाला केवल वाला होने के कारण ये भी आपके असत्य हो जाए। अगला प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √S कोष्ठक S माइनस A, S माइनस B और तीसरा है अपना S माइनस C, ये हीरोन का सूत्र है। तो अगला है आपके हीरोन का जन्म कहाँ पे हुआ, तो अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है तो वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या फिर यही हीरोन का सूत्र इसमें लिख लेना है। किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखिए, तो त्रिभुज की भुजाओं का जोड़ करेंगे, उसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो वो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप के बराबर आ जाएगा। इसमें अगले में आपको मिलान करनी है। तो हीरोन का सूत्र में जो S होता है, S का मान क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बटा 2, मिलान कर लो A प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। विषम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू शीर्ष लंब या आधार इंटू ऊंचाई। और बचा हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर रहेगा। √3/4 इंटू भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपको मिलान कर ही लेना है।
अगला जो चैप्टर अपना 11वां चैप्टर है, और 11वां चैप्टर भी आपके 25 नंबर का चैप्टर है ना, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो अर्धगोले में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, तो आपका वक्र पृष्ठीय होता है, ठीक है, और दूसरा आपका संपूर्ण पृष्ठीय होता है, इसमें इसका ढक्कन भी शामिल होता है। तो इसलिए संपूर्ण पूछ रहा है, तो संपूर्ण में आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का 3πr² हो जाएगा। ये अर्धगोले का आपको वक्र पृष्ठीय याद करना है, और ये गोले का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। इनमें से कौन सी ठोस आकृति नहीं है, तो गोला है, अर्धगोला भी है और शंकु भी है, लेकिन वर्ग इसमें ठोस आकृति नहीं। ये आपके 2D आकृति, लंबाई और चौड़ाई ही होती है, इसका उत्तर वर्ग करेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो आपके 11वां है, जिसमें आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा है, जो कि आपके 3πr² रहेगा। अगर अर्धगोले का आपको वक्र पृष्ठीय पूछे, कर्व सरफेस एरिया CS से पूछें, है ना, तो सेमी स्पेयर या हेमी स्पेयर का आपको CS से पूछें, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। और स्पेयर का आपको, गोले का आपको संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया पूछे, वो आपके 4πr² रहेगा। πr² ये आपके जो सर्कल होता है वृत्त, उसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल है। बात कर लेते हैं कौन सी ठोस आकृति नहीं है, तो देखो गोला ठोस आकृति है, अर्धगोला भी ठोस आकृति है, शंकु भी ठोस आकृति है, लेकिन वर्ग ठोस आकृति नहीं है, तो अपना उत्तर वर्ग हो जाएगा। शंकु के आयतन का सूत्र बताना है, तो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3, तो πr²h ये बेलन का आयतन होता है। इसको गुणा करेंगे 1/3 से, 1/3 से, तो इसका उत्तर आएगा 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ये आपका शंकु का जो कोण होगा उसका वॉल्यूम है, कोण का आयतन है। कितना होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 होता है, 1/3 होता है शंकु का आयतन। πr²h ये बेलन का आयतन है, और 4/3 πr²h ये 4/3 πr²h ये आपके अगर r³ होता तो ये आपकी क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है आपका 4πr²। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो 2/3, अर्धगोले का पूछे इसलिए 2/3 πr³ हो जाएगा। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका πr⁻l+r हो जाएगा। यह आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आपको एक एक शब्द में उत्तर देना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो भी हमने ऊपर देखा था, वही इसका उत्तर है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r, और इसमें आपके h, और इसमें आपके ये h और ये l है। h बराबर 12 सेंटीमीटर और l बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें आधार की त्रिज्या r ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा आपका l² बराबर r² प्लस h²। l का मान 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर r² ज्ञात करना है, प्लस h का मान 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, r² प्लस h का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144। इधर ले आएंगे 144 को, तो 169 माइनस 144 बराबर r का स्क्वायर, बचेगा हमारा 25 बराबर r²। तो r बराबर कितना आ जाएगा, √25, मतलब बोले तो 5, तो 5 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका उत्तर आपके 5 आएगा। इसी प्रकार से 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो 3 सेमी, r का मान 3 लिख लेंगे, r का मान 3 लिख लेंगे, r बराबर 3। आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³, 4/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, तो r का मान 3, तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, ये इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा 22 और 4, 22 चौक 88 हो जाएगा, और 3 × 3 करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 792 आएगा, और 7 का भाग देंगे तो 113 सही 1/7, और घन सेमी या फिर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, मिलान कर लेते हैं। यह है आपके शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये अर्धगोले का 3πr² अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr⁻l+r या r+s। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय है ना, कुल पृष्ठीय यहाँ पे शंकु का ये वक्र पृष्ठीय, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन
तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। ये आपको मिलान कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है छठा, जिसका नाम क्या है आपका, छठे चैप्टर का नाम है आपके रेखा एवं कोण। ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके हैं कि वे रेखाएं जो एक ही बिंदु के एक ही रेखा के समांतर हो, वो कैसी रेखाएं होगी। एक रेखा की जितनी भी रेखा अगर समांतर है तो वो सारी सारी आपस में कैसी हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, पैरेलल यानी कि समांतर इसका उत्तर करेंगे। एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री के कोण पे काटती तो उसको अपन लंबवत रेखा कहते हैं। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आते हैं उनको आपको पूरक समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समपूरक कोण कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपको समपूरक कोण लिखना है। नेक्स्ट है तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। तो ये दोनों लाइनों को, ये समांतर रेखाएं या असमांतर रेखाएं, एक आड़ी लाइन इसको अलग अलग बिंदु पे काटती है तो ये अंदर जो कोण बनते हैं इसको तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण कहते हैं। इनकी योग 180 डिग्री यानी कि समपूरक होते हैं। तो इसका योग 180 डिग्री हो जाएगा। पूर्ण कोण का माप कितना होता है, तो एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो पूर्ण कोण होता है, वो 360 डिग्री का बनता है। 360 डिग्री इसका उत्तर रहेगा। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समकोण कहा जाता है। और जिसका मान 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। जिसका मान 0 से अधिक और 90 से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। जिसका मान 180 से भी ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसको कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना ये, मिलान कर रिक्त स्थान की पूर्ति। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कौन से कोण बराबर होते हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कौन से कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो इसका उत्तर करेंगे शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो बराबर रहेंगे। एक रिज्जु कोण 180 डिग्री के कोण को रिज्जु कोण कहते हैं। ये 180 डिग्री का कोण होता है, इसको रिज्जु कोण कहा जाता है। रिज्जु कोण कह दो, ये इसको सरल कोण कह दो, एक ही बात है, एक ही नाम होते हैं। स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको। रिज्जु कोण की माप 180 डिग्री 180 डिग्री होती है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक किरण खड़ी है ना, ये किरण है और ये रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी। तो ये जो बने आसन कोण है इनकी योग 180 डिग्री के बराबर होती है। रेखीय कोण युग्म कहते हैं इनको। एक तिर्यक रेखा की किन्हीं दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि संगत कोण के युग्म बराबर हो तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी, ये फिक्स है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ये है, एक शब्द में उत्तर देना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। बच्चे को याद है ना, ये तो अब आपके जो यहाँ पे जुड़े हो तो आपको पक्का याद हो ही जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप आपके 60 डिग्री होता है ना। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीनों भुजाएं बराबर होती है उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीन कोण बराबर तो 180 में 3 का भाग देंगे तो एक कोण का मान 60 डिग्री आएगा। तो ये 60 डिग्री आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या संबंध होता, तो प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। जिन दो कोणों का योग 180 होता है तो ऐसे दो कोणों को क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा। इनको समपूरक कोण कहते हैं। और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उनको क्या कहते हैं, तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, पूरक कोण कहा जाता है। आपको बताना है एक कमेंट करके कि एक तो 50 का आपको पूरक कोण बताना है, 50 का पूरक कोण कितना होता है, और एक 50 का ही आपको समपूरक कोण भी बताना है। 50 का पूरक कोण और 50 का ही समपूरक कोण, दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपको जोड़ी को मिलान करनी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करनी है। एक ही समांतर रेखा के खींची गई, एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं कैसी होती है, तो वो भी समांतर होती हैं। एक रेखा है, इसके दो समांतर रेखा खींच रहे हैं तो तीनों रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दो कोणों का योग 90 डिग्री 180 डिग्री तो उसको समपूरक कोण कहेंगे, ये समपूरक कोण है। दो कोणों का योग 90 डिग्री तो उसको पूरक कोण कहेंगे। उभयनिष्ठ अंत बिंदु को अपन क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की जो माप होती है वो परस्पर बराबर होती है, समान होती है, बराबर होती है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है उसको अपन किरण कहते हैं। एक फिक्स पॉइंट होता है और एक गतिमान होता है, इसको अपन किरण कहते हैं। ये जो डायग्राम वो किरण का है, रे का है ना, ये किरण है।
सत्य असत्य बताना है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री ही होती हैं। प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से ज़्यादा और 360 के मध्य में होता है, ये भी सही बात है। प्रतिवर्ती कोण 180 से 360 के बीच में होता है। जैसे 270 का जो कोण है वो आपका रिफ्लेक्ट एंगल है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, है ना। ये वाला कोण आपका पूरा इस प्रकार से बनेगा, ये पूरा कोण ऐसा ये वाला बनेगा, तो ये वाले कोण को क्या कहेंगे, ये जो कोण बनेगा ये वाला पूरा कोण आपका रिफ्लेक्ट एंगल बनेगा। 180 से भी ज़्यादा ये वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना तीसरा ये कि जब दो असमांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद करें तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। असमांतर रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसके एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं। समांतर हैं, है ना, ये असमांतर की जगह पर समांतर होता तो फिर बराबर होगा, लेकिन असमांतर तो फिर बराबर नहीं होंगे। रिजु कोण की माप 360 डिग्री होगी, ये किसने कह दिया है कि रिजु कोण का माप 360 डिग्री होता है, गलत हो गया है। तो रिजु कोण का माप तो हमने अभी देखा कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और रिजु कोण को ही क्या कहा जाता है, सरल कोण कहा जाता है, ठीक है, इसी को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। फिर आपकी अगली प्रश्नावली है त्रिभुज वाली प्रश्नावली, 7वीं प्रश्नावली। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। अब ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है, ये भी आपको याद है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, दो कोण भी बराबर होते हैं। ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, इनके जो अपोजिट एंगल है ना, ये आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण अलग अलग है तो तीनों भुजाएं भी अलग अलग होगी। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा। कोण त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो इनमें देखो साइड एंगल साइड तो होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, और साइड 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 भी होता है, लेकिन साइड साइड एंगल नहीं होता है। तो इसका उत्तर ये कर लेंगे, ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। समान आकार और समान माप की आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। तो समान आकार और समान माप की जो आकृतियाँ होती हैं उसको सर्वांग सम आकृतियाँ कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट जो डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है आपके समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री की जो सबसे ऑपोजिट साइड है उसको अपन सबसे बड़ी साइड कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये वाला इसका आधार हो जाएगा और ये वाला इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है इसमें त्रिभुज में एक आप कमेंट करके बताना कि एक त्रिभुज में अधिकतम कितने राइट एंगल हो सकते हैं, कितने समकोण हो सकते हैं, 90 डिग्री के कोण कितने बन सकते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपका अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, तो बराबर भुजा है तो सम्मुख कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का योग कैसा होता है, बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, तो समान होते हैं। तो इसमें आपको समान या बराबर लिख लेंगे। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त कैसे होंगे, तो समान त्रिज्या वाले दो वर्ग हमेशा सर्वांग सम होंगे। तो बराबर त्रिज्या है तो उनके जो वृत्त होंगे वो आपस में सर्वांग सम वृत्त होंगे। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाए, त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असत्य सत्य बताना है। समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो अगर दो वर्ग 4-4 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 4 का है दूसरा भी 4 का है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रख लेंगे, है ना। जैसे इसके ऊपर इस प्रकार से आकृति बन जाएगी तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। समान वृत्तों की जो समान त्रिज्या के जो दो वृत्त होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। समान भुजा के दो वर्ग भी सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होने का मतलब वो सेम रहेंगे, माप और शेप और साइज दोनों सेम रहते हैं। दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती थी, उनमें से उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, बिल्कुल सही है। माप भी एक ही होना चाहिए और इनका जो आकार है वो भी सेम ही होना चाहिए। शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए, तभी इसको अपन बराबर मानेंगे। तो इसका भी बिल्कुल सही है। दो त्रिभुज संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये सही बात है।
अच्छा, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो सर्वांग सम होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। जैसे एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है। अब इसका ये वाला कोण 50 का है, ये वाला भी कोण 50 का है, ये वाला कोण 60 का है, ये वाला कोण भी इसके 60 का है, ये वाला कोण मान लो 70 का है, तो ये वाला कोण भी 70 का है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं? सर्वांग सम नहीं कहेंगे, इनको समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? इनको सिमिलर फिगर हो जाएगा ये, तो समरूप कहेंगे इसको, सर्वांग सम नहीं कहेंगे। तो ये सर्वांग सम नहीं है। तो कोण बराबर होने पे सर्वांग सम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है। मान लो दोनों शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है, तब तो ठीक है, हो सकता है। लेकिन ये शेप तो एक जैसी लेकिन साइज़ अलग अलग है, ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो इसको फिर हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, सर्वांग सम नहीं कहेंगे। तो ये वाला असत्य हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। ये कब हो गया? समद्विबाहु है तो फिर दो कोण आने चाहिए इसमें, दोनों कोण बराबर, दो कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला भी आपके असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके असत्य रहेगा। फिर आपको जोड़ी बनानी तो जोड़ी बना लेते हैं। त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं समान हो तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक कोण 90 से कम हो तो उसको न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। समान भुजा वाले दो त्रिभुज हमेशा सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। फिर आपको एक शब्द में उत्तर देना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर पूछा भी है ये क्वेश्चन और आपने जवाब भी दिया होगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कितने समकोण बनेंगे? तो एक ही समकोण बनेगा, एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकते। तो अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे एक। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यूनकोण हो सकते हैं? तो तीनों ही न्यूनकोण हो सकते हैं। इसका उत्तर कम से कम 3 न्यूनकोण हो सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री 180 होता है। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो एक त्रिभुज ट्राइंगल है ये, इसमें आपकी ए इसका शीर्ष है, बी भी शीर्ष है और सी भी शीर्ष है, तो 3 तो इसके शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, वो ए है, बी है और सी है। 3 इसकी भुजाएं हो जाएगी। कौन कौन सी? एक तो ए बी हो जाएगी, एक बी सी हो जाएगी, एक सी ए या एस सी हो जाएगी। और 3 इसके कोण होते हैं, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। तो 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। मैंने आपको इसमें पूरा बता दिया। और तीनों की जोड़ जो होती है वो 180 के बराबर होती है। फिर आपके अगले प्रश्नावली है, 9वां पार्ट है वृत्त वाला। तो 3 असंरेखी बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। देखो 3 असंरेखी मतलब अलग अलग रेखा में, एक ही रेखा में नहीं है, तो इनसे एक और एक केवल एक ही वृत्त जा सकते हैं। ये 3 असंरेखी हैं, तो इन असंरेखी बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके, अर्धवृत्त में बना कोण होता है? तो आधे वृत्त में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला कोण कितने का बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, तो समकोण होता है। कैसा होता है? अर्धवृत्त में बना कोण जो जो सर्कल होता है उसमें जो कोण बनता है वो राइट एंगल होता है ना, समकोण होता है, 90 डिग्री उसका मान होता है। अगला है कि चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? तो ये चक्री चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ये एक प्रकार का चक्री चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। इसमें समूह कौन कौन से हो जाएंगे? कोण ए और कोण सी समूह के, कोण बी और कोण डी इसमें समूह के। तो कोण ए और कोण सी की जो जोड़ होती है वो 180 के बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। यानी कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण दे दे मान लो 110 डिग्री, तो दूसरा आपके 70 डिग्री होगा। ये मान लो 100 डिग्री का है तो ये आपके 80 डिग्री का होगा, ऐसे। और चारों कोणों की जोड़ वापस कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करते हैं? ये देखो, पहले एक वृत्त ले लेते हैं और वृत्त के ऊपर एक जीवा खींच लेते हैं। इस जीवा का नाम है ए बी। वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को सीधा मिलाने वाला रेखाखंड जीवा होता है। ए बी एक जीवा है, इसके केंद्र से इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये लंब डालेंगे तो ये जो मान होगा ना, ये मान लो इसको ओ इसका सेंटर और पी इसका परपेंडिकुलर का बिंदु है, तो ये ओ पी जो लंब है ये ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है, तो समद्विभाजित करता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? तो जीवा जो होती है सबसे बड़ी वो वृत्त का व्यास होती है। मान लो ये जीवा वृत्त के केंद्र से होकर निकले
तो ये इस व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी। तो व्रत का क्या होती है, व्यास होती है। याद रखना बच्चों, पूछा जाएगा वापस। किसी व्रत की त्रिज्याएँ बराबर हो तो वे व्रत कैसे होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं, वो समान व्रत होते हैं। ठीक है, वो सर्वांग सम होते हैं। व्रत की परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की क्या कहते हैं, व्रत की परिधि है ना, ये व्रत है, ये परिधि, इसके ऊपर दो बिंदु ले रखे हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को क्या कहते हैं, व्रत की जीवा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, व्रत की जीवा, किसको जीवा कहा जाता है, कोड कहते हैं। और ये वाला जो है कर्व वाला, ये आपकी चाप होता है, आर्क होता है। अगला प्रश्न आपके, एक व्रत जिस तल में स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटते हैं। मान लो ये व्रत इस तल में स्थित है ना, ये व्रत है, तो इस तल को 3 भागों में बांटता है। ये इसका बहिर्भाग है, ये इसका व्रत है, और ये इसका अभ्यंतर भाग है। तो केंद्र जो होता है उसके अभ्यंतर भाग में होता है, त्रिज्या भी अभ्यंतर भाग में होगी, व्यास भी अभ्यंतर भाग में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्रत को कितने भाग में बांटते हैं, वो 3 भागों में बांटता है। 5 सेमी त्रिज्या वाले व्रत के केंद्र से 3 सेमी दूर पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। तो ये 5 सेमी त्रिज्या है। 5 सेमी त्रिज्या वाले व्रत के केंद्र से 3 सेमी दूर कोई एक जीवा है। इस जीवा की आपको क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी। तो ये 5 है, तो इस यहाँ भी 5 हो जाएगा, और यहाँ दूरी 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके, ये 3 है, ये आपके 4 हो जाएगी, तो ये भी 4 हो जाएगी। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका उत्तर 8 सेंटीमीटर आएगा। तो सर्वांग सम व्रतों की त्रिज्याएँ, इसमें क्या संबंध होता है, तो त्रिज्याएँ बराबर होती हैं, समान होती हैं। सर्वांग सम जो व्रत होते हैं उनकी त्रिज्याएँ समान होती हैं। वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। जो जीवा व्रत के सेंटर से होकर जाएगी उसको अपन क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ये सबसे बड़ी जीवा होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, व्यास करेंगे। इसमें आपको जोड़ी को मिलान करना है। तो अर्धव्रत में कितने का कोण बनता है, तो आधे व्रत में 90 डिग्री का कोण बनता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एक वर्ग होता है, तो वर्ग थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको, ये देख लेते हैं। व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होती हैं। फिर आपकी 2 बराबर व्रतों की जीवाएँ त्रिज्याएँ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जीवा का जो लंबवर्धक होता है वो व्रत के केंद्र से होके गुजरता है, और वर्ग जो होता है वो एक चक्रीय समचतुर्भुज होता है। या ऐसा आपको इसमें पूरा मिलान कर लेना। अगला प्रश्न आपके, व्रत के केंद्र से व्रत पर किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। व्रत की केंद्र है, ये व्रत का केंद्र है, ये व्रत है, तो ये O बिंदु और ये P बिंदु है, तो इसको मिलाने वाले जो रेखाखंड इसको व्रत की त्रिज्या कहते हैं। इसको R से लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। व्रत की 3 चाप, अगर व्रत को 3 बराबर चापों में बांट जाए तो प्रत्येक दीर्घ चाप होता है, बिल्कुल सही है। ये दीर्घ चाप होगा, एक है ना, ये कितने का बन जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीर्घ व्रतखंड में आंतरिक कोण न्यून कोण होता है। तो दीर्घ व्रतखंड का जो आंतरिक कोण होगा वो न्यून कोण होगा। देखो इसमें आप निकाल लेना, एक 360 में 3 का भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा, ये 120। तो ये न्यून कोण तो नहीं होगा, ये आपके असत्य हो जाएगा। समान जीवाएँ व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो जीवाएँ अगर बराबर हैं तो वो व्रत के केंद्र पे बराबर ही कोण बनाती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, बराबर। तो ये वाला सही है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या नहीं होती, वो व्यास होती है, डायमीटर होता है, रेडियस नहीं होता वो। 8वीं प्रश्नावली है चतुर्भुज वाली, इसको भी निपटा देते हैं। इतना देख ही लिया तो इतना ही देख ही लो। हाँ अच्छा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ तक किसने देखा है ना। अधिकतर विद्यार्थियों ने शुरू में ही वीडियो छोड़ दिया होगा, मेरे को पता है। तो यहाँ तक किसने देखा है, आपको कैसे पता चलेगा मेरे को कि यहाँ तक वीडियो किसने देखा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। क्या उत्तर कमेंट करके बताना है आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, है ना। ये जो भी इसका उत्तर देगा मैं जान जाऊँगा कि उस विद्यार्थी ने वीडियो यहाँ तक देखा है। एक तो मास्टर ग्रंथि, एक आपको ये बताना कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और चारों कोणों की जोड़ 360 डिग्री के बराबर होती हैं। कौन सा चतुर्भुज नहीं है।
आयत है, पतंग है और वर्ग है। त्रिभुज चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ही भुजा होती हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसका उत्तर आपके ब वाला हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है, बहुभुज है, जिसके अंतःकोणों का योग भी 360 होता है और इसके सभी बहिष्कोणों का योग भी कितना होता है, 360 ही होता है। तो अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का जो योगफल है वो बराबर ही होता है, यानी कि बाहर बहिष्कोणों का योग 360 है और अंतःकोणों का योग भी 360 ही होता है। एक समचतुर्भुज हो सकता है, तो समचतुर्भुज एक क्या हो सकता है, देखो आयतनी हो सकता है, ठीक है। समचतुर्भुज आयतनी हो सकता है क्योंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, और ये भी वर्ग भी नहीं होगा और समलंब भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, आपके पतंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतंग। तो एक समचतुर्भुज पतंग हो सकता है। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज इसके सम्मुख कोण आमने सामने के कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आयत जो होता है उसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और बराबर भी होते हैं। ये एक आयत के 2 विकर्ण हैं, ये बराबर भी हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांट भी रहे, तो समद्विभाजित भी कर रहे हैं और बराबर भी होते हैं। अगला प्रश्न आपके, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज होता है वो एक वर्ग होता है, वर्ग के जैसी आकृति होती है, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे। तो लंबवत या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह क्या हो जाएगा, वह वर्ग हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तो वह क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अच्छा, इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। वर्ग भी कह सकते हैं उसको, समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर हैं तो वो वर्ग हैं, विकर्ण बराबर नहीं तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण उसे 3 सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। देख लेते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण, इसको 3 तो नहीं, इसको 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये आपके असत्य हो जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते और बराबर होते हैं, ये गलत है। समकोण पे नहीं काटते हैं। समचतुर्भुज में जो समचतुर्भुज होता है उसमें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर भी होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक आयत एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। एक आयत जो होता है एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। तो आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, है ना। ये मान लो एक वर्ग है, ये 1 मिनट, ये वर्ग है और ये आयत है, तो इसको आयत कह देंगे। इस वर्ग को आयत कह सकते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर हैं, लेकिन इस आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें बराबर नहीं है, तो फिर इस आयत को वर्ग नहीं कहेंगे। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, प्रत्येक को 90 डिग्री का है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, तो फिर इसको अपन क्या कहेंगे, इस वर्ग को आयत कह सकते हैं। तो ये वाला भी आपके एक वर्ग एक आयत है, बिल्कुल सही बात है। समचतुर्भुज भी है, ये भी आपके सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सही है। वर्ग के विकर्ण समकोण पर न तो समद्विभाजित करते हो नहीं बराबर होते हैं, ये भी आपके, देखो समकोण पर तो नहीं काटते हैं लेकिन वो बराबर जरूर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। समद्विभाजित नहीं करते समकोण पे लेकिन वो बराबर तो होते हैं, तो ये सही है और ये वाला गलत है, तो इसका मतलब ये भी आपके गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो, सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। नेक्स्ट है, क्या एक आयत एक समचतुर्भुज एक वर्ग है, तो आयत को वर्ग नहीं कर सकते, उसमें नहीं। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांग समत्रिभुजों में बांटता है, तो अभी हमने देखा 2 सर्वांग समत्रिभुजों में बांटता है। एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, प्रत्येक युग्म बराबर है सम्मुख कोणों का, तो उसको क्या कहेंगे, उसको वर्ग कहेंगे।
या फिर इसको आयत भी कह सकते हैं, वर्ग और आयत कि ये आमने सामने कोण बराबर होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा, वैसे तो भी पूछा भी था ऐसा, वापस पूछा जाएगा, इसको याद कर लेना, समझ लेना। 5वीं प्रश्नावली है यूक्लिड वाली, तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय ये भी देख लेते हैं, बची हुई है। नेक्स्ट आपके कि हाँ, गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो थेल्स का जो शिष्य था वो पाइथागोरस था, जिसका नाम सुना होगा आपने, पाइथागोरस प्रमेय। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी? ये आपको उत्तर कमेंट करके बताना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, ये आपको किताब में से देख के बताना है। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता है, तो रेखा नहीं होता है, त्रिभुज हो सकता है, बहुभुज हो सकता है और वर्ग हो सकता है। इसका उत्तर रेखा उत्तर हो जाएगा। एलिमेंट्स में कितने भागों में विभाजित किए हैं? तो ये भी आपको अपनी किताब में से देख के बताना है, ठीक है, कि यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्याय में विभाजित किए हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। यूक्लिड कौन था? तो एक यूनानी था। कौन था ये? यूनानी था। अगला प्रश्न फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं और एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। पूर्ण अपने भाग से ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट फिर आपकी क्वेश्चन है, एक जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती हैं। केवल लंबाई और चौड़ाई होती हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल कहेंगे। सो लंबाई और चौड़ाई होती है, इसको समतल कहा जाता है। और एक रेखा के कितने सिरे होते हैं? तो रेखा के 2 सिरे होते हैं। प्रश्नों की परिसीमाएं क्या होती है? तो किनारे होते हैं। क्या होते हैं? किनारे। एक शांत रेखा को अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर आपको मिलान करना है कि 2 भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के 2 भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं वो एक ही रेखा के उभयनिष्ठ या समांतर नहीं हो सकती हैं। एक अशांत रेखा को दिए हुए 2 बिंदुओं से या फिर आगे तक बढ़ाया जा सकता है। सभी समकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के किनारे कैसे होते हैं? रेखाएं होती हैं। तो 2 दिए हुए बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती हैं? तो 2 दिए हुए बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा गुजर सकती हैं। तो भिन्न रेखाओं से एक से अधिक बिंदु नहीं हो सकता है ना, 2 भिन्न रेखाएं, तो उनका कॉमन पॉइंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको कक्षा 9 की गणित का जो सभी चैप्टर हैं उनके MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारे करवा दिए हैं। और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो क्या आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता देना, आपके लिए और वीडियो अपलोड कर देंगे। और जो भी बच्चे ऐप के ऊपर 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो आज ले सकते हैं, आपको 49 रुपये में मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज़ अगर जिन बच्चों ने ले रखी है और आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। 1 घंटे का वीडियो बना है और 1 घंटे में मैंने आपके इंपॉर्टेंट जितने भी थे पूरे प्रश्नावली के, है ना, पूरी गणित की किताब के, वो मैंने आपको सारा इसमें कवर करवा दिया है। क्या आपको ऐसा ही वीडियो बाकी सब्जेक्ट का भी चाहिए, गणित के अलावा विज्ञान का, सामाजिक का? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका भी वीडियो मैं आपको समय मिलने पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका फ़ायदा पूरा हो सके, है ना। तो और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि आपके जो इसी प्रकार के और वीडियो आपको पूरा मिलता रहेगा। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें इसकी PDF आपको मिल जाएगी, पूरी PDF आपको उसके अंतर्गत मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और देखो, फ़ायदा उन्हीं को मिलता है जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। बाकी जो आधे अधूरे वीडियो देखते हैं इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके आने वाले और भी वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पे पूरे मिल सकें। तो ये मैंने आपको पूरा करवाया है। कैसा लगा वीडियो, मुझे आपका फीडबैक ज़रूर देना। मैं आपकी फ़ीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर देखूँगा। और आपके जो कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं स्कूल में वो भी आप बता देना, कोई बाकी हो तो उसका भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।